हमारे YouTube चैनल नंदन पाठशाला में। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में हम आप लोग के लिए फिर से एक बार जो हमारा सीरीज चल रहा है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का, उस सीरीज में फिर से आप लोग का हम स्वागत करते हैं। और इस सीरीज में भी हम केमिस्ट्री के कुछ मस्ट VVI क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर से पूछे गए कुछ क्वेश्चनों का कम्बिनेशन लेकर आए हैं। तो आप वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, जिससे कि आपकी भी जो तैयारी है वो बढ़िया तरीके से हो सके, और अगर आपने तैयारी की है तो अपना रिवीजन कर सके। तो चलिए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। पहला हमारा सवाल है कि कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है तो इसका pH मान संभवतः क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, यदि कोई विलयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है तो उसका pH मान जो है वह क्या होगा, 1, 4, 5 या फिर 10। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर आपका डी हो जाएगा 10। जी हाँ दोस्तों, इस सवाल के कहने का मतलब है कि अगर कोई जो विलयन है वह लाल लिटमस को नीला कर देता है, तो लाल लिटमस को नीला कौन करेगा, तो जो क्षार होगा, और क्षार का मान 7 से एबव होता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो डी हो जाएगा 10। अगला क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन सत्य है। जी हाँ दोस्तों, जो एसिटिक अम्ल होता है तो एसिटिक अम्ल का तनु विलयन के बारे में कौन सा अवलोकन जो है वो सत्य होगा। यह सिरका की गंध देता है, यह प्याज की गंध देता है, यह सड़े अंडे की गंध देता है, यह सड़े मांस की गंध देता है। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा, जो एसिटिक अम्ल है वह सिरका की गंध देता है, तो आपका राइट आंसर ए होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन है कि एल्कोहल, जी हाँ दोस्तों, एल्कोहल में उबली पत्ती पर आयोडीन विलयन की कुछ बूंद डालने पर पत्ती का रंग हो जाता है। जी हाँ, एल्कोहल में अगर किसी पेड़ की पत्ती को उबाल दिया जाए और उस पर आयोडीन के विलयन की कुछ बूंदें डाल दी जाए तो पत्ती का जो रंग हो वो कैसा हो जाएगा, गुलाबी, नीला, नीला काला या फिर काला। जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो आपका सी हो जाएगा, नीला काला हो जाएगा पत्ती का रंग। जी हाँ, एल्कोहल में जब किसी पत्ती को उबालकर उस पर आयोडीन डाला जाता है तो उसका जो कलर होता है नीला और काला हो जाता है। अगला क्वेश्चन 4 नंबर, अपच का उपचार करने के लिए निम्न में से किस औषधि का उपयोग होता है। जी हाँ दोस्तों, अपच यानी बदहजमी या फिर न पचने की समस्या या जो गैस की समस्या होती है, उसमें कह रहा है कि ये समस्या हो जाने पर किस औषधि का उपयोग होता है। जी हाँ, ऑप्शन ए एंटीबायोटिक, ऑप्शन बी एनाल्जेसिक, ऑप्शन सी एंटासिड या ऑप्शन डी एंटीसेप्टिक। जी हाँ दोस्तों, अपच का उपचार करने के लिए हमेशा एंटासिड का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन 5 नंबर, किसी भी उदासीन विलयन का pH मान होता है। जी हाँ दोस्तों, किसी भी उदासीन विलयन का pH मान कितना होगा, 5, 7, 14 या फिर 0। जी हाँ, जो उदासीन विलयन होता है उसका pH मान हमेशा कितना होता है, 7 होता है। तो जो आपका राइट आंसर है वो बी होगा, 7। अगला क्वेश्चन 6 नंबर, निम्नांकित में से कौन लवण है। जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से यानी चारों ऑप्शन में से कौन जो है वो लवण है, HCl, NaOH, K2SO4 या फिर NH4OH। जी हाँ, आपको बतलाना है कि निम्नलिखित में से कौन एक लवण है। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, K2SO4। जी हाँ दोस्तों, पोटेशियम सल्फेट जो है यहाँ पर लवण है और बाकी ये जो है ये लवण नहीं है। ये जो है ये भस्म है और यह जो है क्या है, अम्ल है। यहाँ पर लवण K2SO4 है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 7 नंबर क्वेश्चन है कि किसी लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है। जी हाँ दोस्तों, किसी लाल तप्त आयरन पर जब जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है तो कौन सा यौगिक बनेगा। आपको राइट आंसर चूज करना है, FeO, Fe2O3, Fe3O4 या FeS। जी हाँ दोस्तों, लाल तप्त आयरन पर जब जलवाष्प प्रवाहित किया जाता है तो क्या बनता है। जी हाँ दोस्तों, बनता है आपका फेरस ऑक्साइड। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, Fe3O4।
अगला क्वेश्चन, हमारे शरीर में पीएच कितने परास के बीच कार्य करता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत बीवीआई क्वेश्चन 2014, 18 और 19 में पूछा गया है कि हमारे शरीर में पीएच का जो मान होता है वो कितने से कितने परास के बीच होता है। ऑप्शन ए 6.0 से 6.8 तक, ऑप्शन बी 7.0 से 7.8 तक, ऑप्शन सी 2.1 से 3.8 तक, या ऑप्शन डी 5.1 से 5.8 तक। जहाँ दोस्तों हमारे शरीर का जो पीएच परास होता है वो 7 से 7.8 के बीच का होता है। अगला क्वेश्चन, बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है? जी हाँ दोस्तों, बेकिंग पाउडर का अणु सूत्र क्या है आपको बतलाना है। यानी जो बेकिंग पाउडर होता है यानी खाने वाला जो सोडा होता है उसका सूत्र क्या होता है? Na2CO3, CaCO3, NaHCO3 या NaNCO3। जी हाँ दोस्तों, बेकिंग सोडा यानी खाने वाला सोडा जो है इसका राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, NaHCO3 राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 10 नंबर, निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? ये दोस्तों निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है, यानी आपको विजातीय यौगिक को चूज करना है। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर या फिर प्लास्टर ऑफ पेरिस। जी हाँ दोस्तों, इसमें विजातीय यौगिक कौन है? तो इसमें विजातीय यौगिक आपका डी हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये तीनों जो है चूना से प्राप्त होते हैं और ये जो होता है अलग हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं 11 नंबर क्वेश्चन। 11 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन का मान देता है? जी हाँ दोस्तों, क्षारक विलयन यानी क्षार कौन है यहाँ पर? 2, 7, 6 या फिर 13। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर आपका 11 नंबर का राइट आंसर डी होगा, 13। ये क्या है? अम्ल है। ये क्या है? ये भी अम्ल है। और ये क्या है? उदासीन है। यानी 7 या 7 से नीचे वाले जितने भी पीएच मान होते हैं सब क्या होते हैं? अम्ल होते हैं। 7 पर उदासीन होता है और 7 से ऊपर जो होता है वो क्षारक होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 12 नंबर, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से विद्युत धारा प्रवाहित करने पर यह वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस क्रिया को क्या कहा जाता है? जी हाँ दोस्तों, सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन से जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो यह टूटकर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है आपको बतलाना है। क्लोर क्षार अभिक्रिया, क्लोर अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया या फिर संयोजन अभिक्रिया। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ ए, क्लोर क्षार अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन 13 नंबर, निम्नलिखित अम्लों में से कौन प्रबल अम्ल है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित अम्लों में से आपको प्रबल अम्ल चुनना है। लैक्टिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर फार्मिक अम्ल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ चारों अम्लों में सबसे प्रबल अम्ल आपका होगा सी, सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है लैक्टिक, एस्कॉर्बिक और फार्मिक अम्ल से प्रबल अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है? जी दोस्तों, आपको बतलाना है कि निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है। KOH, NaCl, AlOH का होल थ्राइस या फिर ZnO। आपको बतलाना है कि निम्नलिखित में कौन क्षारक नहीं है। जी हाँ दोस्तों, क्षारक यानी भस्म नहीं है, तो यहाँ पर जो होगा आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। NaCl क्या है? लवण है। और ये बाकी सब क्या है कि क्षारक है। और पूछ रहा है कि कौन क्षारक नहीं है, तो राइट आंसर NaCl होगा, सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित क्षारकों में कौन प्रबल क्षारक है? जी हाँ, ये चारों तो क्षारक है, लेकिन इन सब में सबसे प्रबल क्षारक कौन है आपको ये बतलाना है। NH4OH, NaOH, MgOH का होल ट्वाइस या CuOH का होल ट्वाइस। जी हाँ दोस्तों, यहाँ प्रबल क्षारक जो होगा आपका बी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। इन तीनों से प्रबल होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन 16 नंबर क्वेश्चन। 16 नंबर क्वेश्चन है कि लिटमस, जी हाँ दोस्तों, लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है या किस पदार्थ का बना होता है? जी हाँ, लिटमस विलयन जो बैगनी रंग का रंजक होता है या किस पदार्थ का बना होता है आपको बताना है। कवक, लिचेन, जिम्नोस्पर्म या इनमें से कोई नहीं। तो जो बैगनी रंग का रंजक होता है लिटमस विलयन वो किस चीज़ का बना होता है? लिचेन का बना होता है। जी हाँ दोस्तों, 16 का राइट आंसर आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? जी हाँ दोस्तों, आपको बतलाना है कि निम्नलिखित में से कौन सूचक की तरह इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, यानी अम्ल और क्षार का पता लगाने में किसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है? मेथिल ऑरेंज, फिनाप्थैलिन या हल्दी या फिर मूली। जी हाँ दोस्तों, मूली जो है
यह सूचक की तरह काम नहीं करता है, बाकी ये तीनों जो है ये सूचक की तरह काम करते हैं। अगला क्वेश्चन 18 नंबर, निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है? जी हाँ दोस्तों, कौन गंधीय सूचक नहीं है, यानी किसमें से जो है गंध नहीं निकलती है, आपको बतलाना है। वैनिला, प्याज, शकरकंद या फिर लौंग का तेल। जी हाँ दोस्तों, शकरकंद जो है यह गंधीय सूचक नहीं है, अर्थात इसमें से किसी प्रकार की गंध नहीं आती है। अगला क्वेश्चन 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन द्विक्षारकीय अम्ल है, यानी उसका जो गुण होता है दोहरा क्षारक का होता है। HCl, H3PO4, HNO3 या फिर H2SO4। जी हाँ दोस्तों, आपको राइट आंसर बताना है कि निम्नलिखित में कौन द्विक्षारकीय अम्ल है, तो आपका राइट आंसर होगा डी, H2SO4। जी हाँ दोस्तों, सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है यह द्विक्षारकीय अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर, पोटास एलम होता है। जी हाँ दोस्तों, पोटास एलम क्या होता है? एक साधारण लवण है, एक मिश्रित लवण है, एक अम्लीय लवण है या फिर एक द्विक लवण है। आपको बतलाना है कि पोटास एलम क्या चीज़ है। तो जी हाँ दोस्तों, जो पोटास एलम होता है वो क्या होता है? द्विक लवण होता है। पोटास एलम द्विक लवण होता है, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन। 21 नंबर क्वेश्चन है कि एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है क्योंकि। जी हाँ दोस्तों, एसिटिक अम्ल दुर्बल अम्ल है क्यों, यानी उस किस गुण के कारण वह दुर्बल अम्ल है? इसके जलीय विलयन अम्लीय होते हैं, यह ज़्यादा आयनित होते हैं, यह कम आयनित होते हैं, ये COOH समूह रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, दुर्बल अम्ल की पहचान है कि ये जल में क्या होते हैं? कम आयनित होते हैं। तो एक किसका राइट आंसर सी होगा, ये कम आयनित होते हैं। अगला क्वेश्चन 22 नंबर, निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? जी हाँ दोस्तों, आपको सबसे प्रबल लवण चुनना है कि निम्नलिखित में सबसे प्रबल लवण कौन है? NaCl, CaCl2, BaSO4, LiCl। जी हाँ दोस्तों, सबसे प्रबल लवण आपका पहला हो जाएगा ए नंबर, NaCl। साधारण नमक जो है ये सबसे प्रबल लवण है। अगला क्वेश्चन, दांतों को साफ करने के लिए दंत मंजन यानी टूथपेस्ट प्रायः होता है, यानी टूथपेस्ट कैसा होता है? क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, लवण युक्त होता है या फिर इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, जो टूथपेस्ट होता है वो क्या होता है? क्षारीय होता है। आपका राइट आंसर ये होगा। टूथपेस्ट यानी जिस मंजन का प्रयोग हम लोग प्रयोग करते हैं दांतों की सफाई के लिए वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। क्यों? क्योंकि हमारे दांतों में अम्लीय जो दंत प्लाक होते हैं वो बैठे होते हैं, तो ये क्षारीय होगा तो क्या करेगा? उसे निष्क्रिय कर देगा और हमारा दांत जो होगा वो साफ हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन। जी हाँ, यानी जो 24 नंबर क्वेश्चन है हम लोग का, 24 नंबर क्वेश्चन क्या है? 24 नंबर क्वेश्चन है, शुद्ध जल का pH मान होता है। जी हाँ दोस्तों, शुद्ध जल का pH मान कितना होता है? बहुत ही इजी सवाल है। शुद्ध जल का pH मान पूछ रहा है, देखिए 2019 में पूछा है, तो शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 25 नंबर, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाता है तो विलयन का pH होता है। जी हाँ दोस्तों, जब CO2 गैस को पानी में घोला जाएगा तो वो विलयन कैसा हो जाएगा? अम्लीय होगा या क्षारीय होगा, ये आपको बतलाना है। अगर आप जानते हैं कि क्षारीय होगा तो उसका pH मान क्या होगा? 7 से अधिक होगा, और अगर वह अम्लीय होगा तो उसका pH मान 7 से कम होगा। तो देखिए CO2 गैस को जब पानी में घोला जाता है तो pH होगा क्या होगा? 7 से अधिक, 7 होगा, 7 से कम होगा या इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर आपका सी होगा, 7 से कम होगा, क्योंकि CO2 को जब पानी में घोला जाता है तो यह क्या होता है? कार्बोनिल अम्ल बनाता है, यानी यह अम्लीय हो जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन से धातु ठंडे जल से विक्रिया कर धातु का हाइड्रोक्साइड बनाएंगे? जी हाँ दोस्तों, निम्नलिखित धातुओं में से कौन सा धातु ठंडे जल से विक्रिया करके क्या करेगा? धातु का हाइड्रोक्साइड बनाएगा। आपको राइट आंसर चूज करना है। सोडियम एवं पोटेशियम, मैग्नीशियम एवं कैल्शियम, सोडियम एवं कॉपर, इनमें से कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर आपका ये होगा, सोडियम एवं पोटेशियम क्या करेंगे? ठंडे जल से विक्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाएंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में किस विलयन का उपयोग दीवारों की सफ़ेदी करने के लिए किया जाता है? जी हाँ दोस्तों, दीवारों की सफ़ेदी यानी दीवारों का जो क्या होता है कि वाल पुट्टी कराई जाती है, तो वाल पुट्टी जो होता है किस विलयन से होता है, यानी किस यौगिक से होता है, आपको बतलाना है। ऑप्शन है CaHCO3 का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, NaOH या NaHCO3। जी हाँ दोस्तों, आपको बतलाना है कि किस विलयन का उपयोग घरों की सफ़ेदी के लिए किया जाता है। जी हाँ दोस्तों, जो राइट आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का प्रयोग क्या होता है?
कि दीवारों की सफ़ेदी के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है? जी हाँ दोस्तों, देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2018 में और 21 में दोनों साल आया है कि कौन सा बुझा हुआ चूना है, आपको बतलाना है बुझा हुआ चूना कौन है। CaO, CaOH का होल ट्वाइस, CaCO3 या Ca? जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस। अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं 29 क्वेश्चन, 29 नंबर। जी हाँ दोस्तों, 29 नंबर क्वेश्चन है कि लवण Na2CO3 का जलीय विलयन का pH है। Na2CO3 का जो जलीय विलयन होगा उसका pH मान कितना होगा? 7, 7 से अधिक, 7 से कम, या इनमें से कोई नहीं? तो जी हाँ दोस्तों, ये क्या है, एक लवण है और इसका जलीय विलयन का मान क्या होगा? 7 से अधिक होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, 7 से अधिक। अगला क्वेश्चन 30 नंबर, एसिटिक अम्ल का यूपीएससी नाम है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही इजी सवाल। एसिटिक अम्ल का यूपीएससी नाम देखिए 2018 में पूछा है। एथेनोइक अम्ल, मेथेनोइक अम्ल, प्रोपेनॉन, इनमें से कोई नहीं। तो एसिटिक अम्ल का यूपीएससी नाम क्या होता है? एसिटिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम, जी हाँ दोस्तों, एसिटिक अम्ल का यूपीएसी नाम पूछ रहा है तो क्या होता है? एथेनोइक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन 31 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा आयन लाल लिटमस को नीला कर सकता है? जी हाँ दोस्तों, कौन सा आयन है जो लाल लिटमस को नीला कर देगा? आपको इसका जवाब देना है। हाइड्रोजन आयन, हाइड्रोक्साइड आयन, क्लोरीन आयन या फिर ऑक्सीजन आयन? जी हाँ दोस्तों, आपको बतलाना है कि कौन सा आयन जो है लाल लिटमस को नीला कर देगा। तो जी हाँ दोस्तों, लाल लिटमस को नीला करने की क्षमता यहाँ पर है हाइड्रोक्साइड आयन की, यानी आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, OH आयन। अगला क्वेश्चन 32 नंबर, कोई विलयन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका pH मान क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही सवाल। कोई विलयन यदि नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका pH मान कितना होगा? देखिए 2018 और 21 दोनों में आया है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, तो नीले लिटमस पत्र को लाल कर रहा है, इसका मतलब क्या है कि वो अम्ल है, और अम्ल का मान क्या होता है? 7 से कम होता है। तो यहाँ देखिए 7 से कम कौन है? ए नंबर पे 5। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 33 नंबर, ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? जी हाँ दोस्तों, देखिए 2018 में पूछा है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? संतरा, टमाटर, सिरका या इमली? तो जो ऑक्जेलिक अम्ल होता है ये टमाटर में पाया जाता है। राइट आंसर आपका बी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 34 क्वेश्चन, यानी 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन है कि एक छात्र जांच परख नली में लिए गए सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंद मिलाता है तो निम्नलिखित में कौन सा रंग दिखेगा? जी हाँ दोस्तों, आपको बतलाना है कि कौन सा रंग दिखेगा। नीला रंग, हरा रंग, नारंगी रंग या फिर पीला रंग? या दोस्तों इसका राइट आंसर ए होगा, नीला रंग दिखेगा। जी हाँ, सोडियम बाइकार्बोनेट के तनु विलयन में सार्वभौम सूचक की कुछ बूंदें मिलाता है तो इसका रंग कैसा दिखेगा? नीला दिखेगा। अगला क्वेश्चन, एक जांच परख नली में लिए गए विलयन में एक लोहे की कील को डुबाया गया। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलयन का रंग परिवर्तित हो चुका है। उस जांच परख नली विलयन में था, क्या था? जिंक सल्फेट था, कॉपर सल्फेट था, फेरस सल्फेट था या फिर एल्यूमिनियम सल्फेट था? आपको बतलाना है कि इनमें से कौन जो है उस में था, उस विलयन में था, जिंक सल्फेट या फिर कॉपर सल्फेट? जी हाँ दोस्तों, आपका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा बी, कॉपर सल्फेट था। अगला क्वेश्चन 36 नंबर, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र है। जी हाँ दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O, CaSO4 × ½ H2O, Na2CO3 × 10 H2O या फिर इनमें से कोई नहीं? जी हाँ दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो रासायनिक सूत्र है देखिए 2021 में पूछा है, आपका राइट आंसर बी होगा, CaSO4 × ½ H2O। जी हाँ दोस्तों, प्लास्टर ऑफ पेरिस का ये रासायनिक सूत्र है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। 37 नंबर क्वेश्चन है कि लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय तब यह किस रंग का होता है? जी हाँ दोस्तों, लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय तब यह किस रंग का होगा? लाल, नीला, बैगनी या फिर काला? जी हाँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। देखिए 2018 में पूछा है कि
लिटमस विलयन जब न तो अम्लीय होता है और न ही क्षारीय, तब यह किस रंग का होता है? लाल होगा, नीला होगा, बैगनी होगा या काला होगा? जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर आपका सी होगा, बैगनी होगा। अगला क्वेश्चन 38, कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनकी गंध अम्लीय या क्षारीय माध्यम में बदल जाती है, इन्हें क्या कहा जाता है? रंगीय सूचक, गंधीय सूचक, उदासीन या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर आपका बी होगा, गंधीय सूचक। क्यों? क्योंकि कह रहा है कि कुछ ऐसे पदार्थ जिनकी गंध बदल जाती है, तो कैसे सूचक होंगे? गंधीय सूचक। अगला क्वेश्चन, सभी धातु कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाते हैं। जी हाँ, सभी धातुएं कार्बोनेट एवं हाइड्रोजन कार्बोनेट अम्ल के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाते हैं? आपको बतलाना है, संगत लवण, कार्बन डाइऑक्साइड, जल या इनमें सभी? तो जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर आपका डी होगा, इनमें सभी, यानी ये तीनों के तीनों बनते हैं, लवण बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और जल बनेगा। अगला क्वेश्चन, सभी अम्लों में पाया जाता है। जी हाँ दोस्तों, सभी अम्लों में पाया जाता है। क्या पाया जाता है? ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, कैल्शियम या फिर नाइट्रोजन। जी हाँ दोस्तों, सभी अम्लों में पाया जाने वाला जो एक कॉमन पदार्थ है वो आपका क्या है? हाइड्रोजन। यानी ऐसा कोई अम्ल नहीं है जिसमें कि हाइड्रोजन नहीं होगा, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन, कि हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक होते हैं। जी हाँ दोस्तों, हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक जो हैं वो कैसे होते हैं? अम्लीय होंगे, क्षारीय होंगे, दोनों होंगे, इनमें से कोई नहीं? तो हाइड्रोजन युक्त सभी यौगिक जो होते हैं वो क्या होते हैं? अम्लीय होते हैं। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। चलिए 42 क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं 42 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। जी हाँ दोस्तों, 42 क्वेश्चन है कि जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? जल में घुलनशील क्षारक के बारे में क्या सत्य है? आपको बतलाना है। इन्हें क्षार कहते हैं, स्वाद कड़वा होता है, प्रकृति संक्षारक होती है या इनमें सभी? जी हाँ, जल में घुलनशील जो क्षारक होते हैं वो क्या होता है कि ये तीनों के तीनों उनके लिए क्या है? सत्य घटना है। तो ये राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें सभी। अगला क्वेश्चन, पीएच में पी सूचक है। जी हाँ दोस्तों, पीएच में जो पी है वह किस चीज़ की हमें सूचना देता है? आपको ये बतलाना है। पुषांश का, पावर का, दोनों का या इनमें से कोई नहीं? जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर आपका ये होगा, पोटेंज का। पी जो है किसका सूचक होता है? पोटेंज का सूचक होता है। अगला क्वेश्चन, एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है? जी हाँ दोस्तों, एसिटिक अम्ल जो है वो प्राकृतिक रूप से कहाँ से पाया जाता है? संतरा, सिरिका, इमली या टमाटर? बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। एसिटिक अम्ल जो है वो प्राकृतिक रूप से कहाँ से पाया जाता है? सिरिका से पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 45 नंबर। सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। जी हाँ दोस्तों, सिट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत का मतलब सिट्रिक अम्ल प्राकृतिक रूप से कहाँ से पाया जाएगा? इमली से, टमाटर से, संतरा या नींबू से या दही से? जी हाँ दोस्तों, सिट्रिक अम्ल जो होता है संतरा या नींबू से पाया जाता है। अगला क्वेश्चन, टार्टरिक अम्ल इनमें से किस में पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल टमाटर में, इमली में, दही में या फिर सिरिका में? जी हाँ दोस्तों, टार्टरिक अम्ल जो होता है ये इमली में पाया जाता है। राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है। जी हाँ दोस्तों, लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? दही, इमली, सिरका या टमाटर? तो लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत आपका दही है। राइट आंसर ये होगा। अगला क्वेश्चन, चींटी के डंक और नेटल के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? जी हाँ दोस्तों, बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन। चींटी जो डंक मारती है, यानी चींटी जब काटती है, या नेटल के जो पौधे होते हैं उनका जो डंक होता है यानी उनका जो कांटा चुभता है, तो कौन सा अम्ल उसमें होता है जो हमारे शरीर में दर्द उत्पन्न करता है? सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर मेथेनोइक अम्ल? जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर आपका डी होगा, मेथेनोइक अम्ल होता है, जिससे कि हमें दर्द, बहुत तेज दर्द का अनुभव होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन है कि दांतों का क्षय कब प्रारंभ होता है? जी हाँ दोस्तों, दांतों का क्षय कब प्रारंभ होगा? जब मुंह का पीएच 5.5 से अधिक होगा, जब मुंह का पीएच 5.5 से कम होगा, या जब मुंह का पीएच 7 होगा, या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर आपका बी होगा। जब मुंह का पीएच 5.5 से कम होगा तो दांतों का क्या होने लगेगा? क्षय होने लगेगा। अगला क्वेश्चन, हमारे पेट यानी उदर से कौन सा अम्ल उत्पादन होता है? जी हमारे पेट से कौन सा अम्ल उत्पादन होता है? ऑक्जेलिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर टार्टरिक अम्ल? तो जी हाँ दोस्तों, हमारे पेट में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन क्या है। जी हाँ दोस्तों, 51 नंबर क्वेश्चन है हम लोग के सामने कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या है।
जी हाँ दोस्तों, आपको बताना है कि आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या कितनी है, 7, 8, 9 या 18। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में समूहों की संख्या 18 है और आवर्तों की संख्या कितनी है, 7 है। तो राइट आंसर आपका क्या होगा, डी होगा, 18। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 52 यानी 52 नंबर क्वेश्चन। 52 नंबर क्वेश्चन है आपके सामने कि सल्फर की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, जो सल्फर परमाणु होता है तो सल्फर परमाणु के बाहरी कक्षा में, जी हाँ दोस्तों, सल्फर परमाणु के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होगी वह कितनी होगी, आपको बतलाना है, 4, 5, 6 या फिर 7। तो जो सल्फर का परमाणु होता है उसकी बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, आवर्त सारणी में जो उदग्र स्तंभ होते हैं यानी इस तरह खड़े स्तंभ होते हैं उनको क्या कहा जाएगा, वर्ग, आवर्त, अपरूप या कोई नहीं। जी हाँ दोस्तों, उदग्र स्तंभों को वर्ग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। जी हाँ, आवर्त सारणी का जो प्रथम वर्ग है उसके सदस्य जो हैं वो कौन है। आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं, आपको बतलाना है कौन होगा, अम्लीय धातु, क्षारीय धातु, अक्रिय गैस या मिश्र धातु। तो आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्यों को क्षारीय धातु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व है। जी हाँ दोस्तों, शून्य समूह का तत्व हाइड्रोजन, हीलियम, CO2 या Cl2। तो जी हाँ दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा बी होगा, हीलियम। शून्य समूह का मतलब वह समूह जिसमें सभी निष्क्रिय गैसों को रखा गया है, तो हीलियम जो है शून्य समूह का तत्व है। अगला क्वेश्चन, मीथेन में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेथेन यानी CH4 में कितने सहसंयोजक बंध होते हैं, तो मेथेन में 4 सहसंयोजक बंध पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। जी हाँ दोस्तों, जो आधुनिक आवर्त सारणी बनी है उसमें तत्वों के वर्गीकरण का आधार जो है वह क्या है, आपको बतलाना है, परमाणु आयतन, परमाणु घनत्व, परमाणु द्रव्यमान या परमाणु संख्या। तो आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार आपका परमाणु संख्या को लिया गया है। राइट आंसर आपका डी होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, 58 नंबर क्वेश्चन है कि अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात होता है। जी हाँ दोस्तों, अमोनिया के अणु में, तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है आपको पता है, अमोनिया जी होता है, अमोनिया का सूत्र जो होता है NH3 होता है। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है, NH3। तो अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या होगा, तो यहाँ पर एक क्या है कि नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन कितना है, 3 है। तो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका सी, 1:3। 58 का राइट आंसर सी होगा, 1:3। अगला क्वेश्चन, लोहे की परमाणु संख्या कितनी है। बहुत ही इजी सवाल दोस्तों, लोहे की जो परमाणु संख्या होती है वह कितनी होती है, 23, 26, 25 या 24। तो जो लोहा होता है ये कितने नंबर पर है, 26 नंबर पर है। राइट आंसर आपका सी होगा। अगला, आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की संख्या। जी हाँ, ऊर्ध्व स्तंभ या समूह की संख्या, वर्ग या समूह एक ही को कहा जाता है। तो इसमें कितने समूह है, 18 समूह है। अगला क्वेश्चन, ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। देखिए बहुत ही इजी सवाल है ये भी। देखिए 2011, 12 और 21 3 बार पूछा गया है कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है। तो ओजोन का सूत्र क्या होता है दोस्तों, O3 होता है। यानी ऑक्सीजन के कितने परमाणु हैं यहाँ, 3 परमाणु। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी में कितने आवर्त यानी क्षैतिज पंक्तियाँ होती है, यानी क्षैतिज कतारें कितनी होती है, तो 7 होती है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 63 नंबर क्वेश्चन। जी हाँ दोस्तों, 63 नंबर क्वेश्चन है कि हीलियम कैसा तत्व है। जी आपको बतलाना है हीलियम कैसा तत्व है, अक्रिय तत्व, क्रियाशील, सक्रिय या उदासीन। तो जो हीलियम होता है ये कैसा तत्व है, अक्रिय तत्व है। जी हाँ दोस्तों, हीलियम कैसा तत्व है, तो हीलियम जो है एक अक्रिय तत्व है। अगला क्वेश्चन 64 नंबर, आवर्त सारणी में कितने आवर्त है। जी आवर्त सारणी में कितने आवर्त है, ये क्वेश्चन हो चुका है, फिर से देख लेते हैं, 7 आवर्त है। अगला क्वेश्चन, त्रिक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। जी हाँ दोस्तों, जो त्रिक का नियम दिया था वह किस वैज्ञानिक ने दिया था, आपको बतलाना है। त्रिक का नियम किसने दिया था, न्यूलैंड्स, डोबरेनर, मेंडलीफ या फिर मोशले द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जी हाँ दोस्तों, जो त्रिक का नियम है ये किसने दिया था, जॉन डोबरेनर ने दिया था। अगला क्वेश्चन, अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। जी हाँ, जो अष्टक का नियम दिया था उस अष्टक के नियम को किस वैज्ञानिक ने दिया था, आपको बतलाना है। लोथर, मेयर,
मेंडलीफ, डोब्रेनर या न्यूलैंड्स द्वारा। जी हाँ दोस्तों, अष्टक का जो नियम है ये न्यूलैंड्स ने दिया था, तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 67 नंबर क्वेश्चन क्या है। तो 67 नंबर क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं। 67 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडलीफ के आवर्ती नियम के अनुसार तत्वों के गुणधर्म इनमें से किनका आवर्ती फलन होते हैं। जी हाँ, मेंडलीफ के नियम के अनुसार जो तत्वों के गुणधर्म होते हैं वो किनका आवर्ती फलन होते हैं। परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, परमाणु आयतन या परमाणविक आकार। तो मेंडलीफ के अनुसार जो तत्वों के आवर्ती गुणधर्म होते हैं वो परमाणु द्रव्यमान के क्या होते हैं, आवर्त फलन होते हैं। राइट आंसर आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया है। जी हाँ, मेंडलीफ ने तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया है। परमाणु संख्या, रासायनिक अभिक्रियाशीलता, परमाणु द्रव्यमान या संयोजकता। जी हाँ, तो 68 का जो राइट आंसर होगा आपका सी होगा। मेंडलीफ ने तत्वों को उनके परमाणु द्रव्यमान के बढ़ते क्रम में वर्गीकृत किया है। अगला क्वेश्चन 69, आवर्त सारणी के किसी समूह विशेष में तत्वों के विद्युत धनात्मक अभिलक्षण ऊपर से नीचे की ओर आने पर क्या होता है। जी हाँ, ऊपर से नीचे की ओर आने पर जो तत्वों का विद्युत धनात्मक गुण है उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बढ़ेगा, घटेगा, नियत रहेगा या अनियमित तरीके से परिवर्तित होगा, आपको ये बतलाना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ए होगा। क्या होगा, बढ़ता है। जी हाँ दोस्तों, क्या होता है, बढ़ता है। अगला क्वेश्चन, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्वों के ऑक्साइड की जो अम्लीय प्रकृति होती है उस पर क्या असर पड़ता है, आपको ये बतलाना है। जी हाँ, घट जाती है, घटती जाती है, बढ़ती जाती है, अपरिवर्तित रहती है या फिर, जी हाँ दोस्तों, अपरिवर्तित रहती है या फिर अनियमित तरीके से बदलती रहती है। जी हाँ दोस्तों, 70 का जो राइट आंसर है आपको बतलाना है कि 70 का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो आपका होगा बी, बढ़ती जाती है। अम्लीय प्रकृति क्या होती है, बढ़ती जाती है। अगला क्वेश्चन 71 नंबर। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। 71 नंबर क्वेश्चन है कि कोई तत्व ए आवर्त सारणी के समूह 3 एवं दूसरे आवर्त का एक सदस्य है तो निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सबसे उपयुक्त होगा। जी हाँ, संकेतों के द्वारा आपको बतलाने की कोशिश कर रहा है। जी हाँ दोस्तों, संकेतों के द्वारा आपको बतलाने की कोशिश कर रहा है कि कोई तत्व ए आवर्त सारणी के समूह 3 एवं दूसरे आवर्त का एक सदस्य है तो निम्नलिखित गुणधर्मों में से कौन सा गुणधर्म जो है वह उपयुक्त होगा, आपको चूज करना है। जी हाँ दोस्तों, चूज करना है कि 71 का राइट आंसर क्या होगा। द्रव एवं प्रबल धात्विक होगा, गैसीय एवं धात्विक होगा, ठोस एवं अधात्विक होगा, ठोस एवं कम धात्विक होगा। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर यही होगा आपका, ठोस एवं कम धात्विक होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन तत्व कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, बतलाना है कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैलोजन तत्व कौन है। फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील जो तत्व होता है वो क्या होता है, फ्लोरीन। जी हाँ दोस्तों, हमारे पूरे आवर्त सारणी में यानी अभी तक खोजे गए जितने भी तत्व हैं उन सभी में जो फ्लोरीन होता है वो सबसे अधिक क्या होता है कि अभिक्रियाशील हैलोजन तत्व है, यानी सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक भी यही होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारकीय होगा। जी हाँ, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक क्षारकीय होगा, आपको बतलाना है। Na2O, Al2O3 या SO2 या फिर NO2। तो इसका जो राइट आंसर होगा, सबसे अधिक क्षारकीय पूछ रहा है तो जी हाँ, ए हो जाएगा, नाइट्रस ऑक्साइड Na2O। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्व कहलाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आवर्त सारणी के समूह 1 के तत्वों को क्या कहा जाता है। सामान्य तत्व, संक्रमण तत्व, क्षार धातु या लेंथेनाइड्स। यहाँ दोस्तों कहा जाता है क्षार धातु। अगला क्वेश्चन, मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। जी हाँ, आपको बतलाना है कि जो मैग्नीशियम है यह आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। समूह 1 का, समूह 2 का, अधातु तत्वों का या समूह 8 का। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर आपका बी होगा, समूह 2 का तत्व है मैग्नीशियम, आवर्त सारणी के समूह 2 का सदस्य है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं 76 नंबर क्वेश्चन। 76 नंबर क्वेश्चन है कि तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में किनके रासायनिक आचरण समान होंगे। जी हाँ, तत्वों के निम्नलिखित जोड़ों में किसका जो आचरण है वो क्या होगा, समान होगा। आपको ये बताना है। सोडियम एवं एल्युमिनियम का, आर्गन एवं पोटेशियम का, बोरान एवं जर्मेनियम का, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस का। जी हाँ दोस्तों,
तो यहाँ जो राइट आंसर होगा आपका डी होगा, नाइट्रोजन एवं फास्फोरस का क्या होगा, रासायनिक आचरण एक समान होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित तत्वों में से किसकी संभावना है कि यह अधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है। जी हाँ दोस्तों, अधात्विक अभिलक्षण को आर्सेनिक, बेरिलियम, बोरान या फिर ब्रोमीन, आपको बतलाना है कि यहाँ राइट आंसर क्या होगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ जो राइट आंसर होगा अधात्विक अभिलक्षण को प्रदर्शित कर सकता है, यहाँ पर आपका ब्रोमीन होगा। अगला क्वेश्चन, क्लोरीन के परमाणु की बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है। जी हाँ दोस्तों, क्लोरीन के बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है, 5, 6, 7 या 8। राइट आंसर होगा 7। जी हाँ दोस्तों, क्लोरीन के बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 होती है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप किसकी प्रस्तुतिकरण है। आधुनिक आवर्त सारणी का दीर्घतम रूप जो है किसकी प्रस्तुतिकरण है, मेंडलीफ का, मोसले का, लोथर मेयर का या फिर लुईस पास्चर का। आपको बतलाना है कि यहाँ जो राइट आंसर है वो क्या होगा कि जो आधुनिक आवर्त सारणी है, इस आधुनिक आवर्त सारणी को जो है कि किसने, जी हाँ, आधुनिक आवर्त सारणी को किसने प्रस्तुत किया था, आपको ये बतलाना है। मेंडलीफ ने, मोसले ने, लोथर मेयर ने या लुईस पास्चर ने। तो आधुनिक आवर्त सारणी का जो दीर्घ प्रस्तुतिकरण है ये किसने किया था, मोसले ने। अगला क्वेश्चन 80 नंबर कि निम्नलिखित तत्वों में से कौन सबसे अधिक अधात्विक गुणधर्म को प्रदर्शित करेगा। जी हाँ, कौन सा तत्व सबसे अधिक अधात्विक गुणधर्म को प्रदर्शित करेगा, आपको ये बतलाना है। 80 का जो है राइट आंसर क्या होगा, देखते हैं कौन जो है सही जवाब दे पाता है। 80 का जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, ब्रोमीन, क्लोरीन, फास्फोरस या फिर सल्फर। जी हाँ, सबसे अधिक अधात्विक गुणधर्म को यहाँ प्रदर्शित करने वाला कोई तत्व है तो वो है क्लोरीन। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, क्लोरीन। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन 81 क्वेश्चन है कि किसने कहा कि तत्वों के मूल गुणधर्म उनके परमाणु संख्याएं हैं, न कि परमाणु द्रव्यमान। जी हाँ दोस्तों, इस बारे में जो है जानकारी सबसे पहले किसने दी, लोथर मेयर ने, मोसले ने, मेंडलीफ ने या फिर बोर ने। जी हाँ दोस्तों, मोसले ने इसके बारे में जो है सबसे पहले सही जानकारी दी थी। तो राइट आंसर आपका 81 का बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म। जी हाँ, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार तत्वों का गुणधर्म क्या है, परमाणु द्रव्यमान का आवर्त फलन है, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है, परमाणु साइज का आवर्त फलन है या परमाणु आयतन का आवर्त फलन है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बी, परमाणु संख्या का आवर्त फलन है आधुनिक आवर्त का नियम। जी हाँ, परमाणु संख्या का आवर्त फलन। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का जो साइज है उस पर क्या असर पड़ता है। जब बाएं से दाएं साइड जाते हैं तो उसके साइज पर क्या असर पड़ता है, बढ़ता है, घटता है या परिवर्तित रहता है या इनमें से कोई नहीं। तो जी हाँ दोस्तों, घटता है। अगला क्वेश्चन, वुल्फगांग डोब्रेनर किस देश से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, आपको बतलाना है कि जो डोब्रेनर है वो किस देश के रहने वाले वैज्ञानिक थे, फ्रांस, जर्मनी, अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया के। तो डोब्रेनर जो है जर्मनी के रहने वाले वैज्ञानिक थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 85 नंबर क्वेश्चन है कि मेंडलीफ का जन्म कब हुआ था। जी हाँ दोस्तों, मेंडलीफ के जीवन से संबंधित प्रश्न है कि मेंडलीफ जो है उसका जन्म कब हुआ था, आपको बतलाना है। 1834, 1835, 1836 या 1837। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, 1834 में मेंडलीफ का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन, भारतीय संगीत प्रणाली में संगीत के कितने सुर होते हैं। जी हाँ दोस्तों, संगीत के सुरों की संख्या कितनी है आपको बतलाना है। तो आपने पढ़ा होगा संगीत के कितने सुर होते हैं, संगीत के 7 सुर होते हैं। राइट आंसर सी होगा। अगला क्वेश्चन, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया तब कितने तत्व ज्ञात थे। जी हाँ दोस्तों, जब मेंडलीफ ने अपना कार्य आरंभ किया यानी जब मेंडलीफ ने अपना शोध शुरू किया तो उस समय तक यानी उनके समय तक कितने तत्वों की खोज हुई थी, 60, 61, 62, 63। जी आपको बतलाना है कि उस समय तक कितने तत्व खोजे गए थे। जी हाँ दोस्तों, 63 तत्व ही खोजे गए थे। तो राइट आंसर डी होगा। अगला क्वेश्चन, क्या आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से क्या पता चलता है। आधुनिक आवर्त सारणी में परमाणु साइज से हमें किस चीज़ की जानकारी मिलती है, परमाणु का व्यास, परमाणु की त्रिज्या, परमाणु की परिधि या इनमें से कोई नहीं। तो परमाणु के साइज से हमें परमाणु की त्रिज्या का पता चलता है। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर बी होगा, परमाणु की त्रिज्या। अगला क्वेश्चन, 1 पिकोमीटर कितने मीटर के बराबर होता है। जी हाँ दोस्तों, 1 पिकोमीटर जो होता है वह कितने मीटर के बराबर होगा, आपको ये बतलाना है। तो यहाँ राइट आंसर आपका सी होगा, 10⁻⁻12 मीटर। अगला क्वेश्चन, किसी भी तत्व की संयोजकता कैसे निर्धारित की जाती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या से,
प्रोटॉन की संख्या से, न्यूट्रॉन की संख्या से, या फिर इनमें से सभी से। जी हाँ दोस्तों, किसी भी तत्व की संयोजकता जो निर्धारित की जाती है वो इलेक्ट्रॉन से निर्धारित की जाती है। राइट आंसर आपका ए होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने 91 नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त अभी तक अधूरा है। जी हाँ दोस्तों, आधुनिक आवर्त सारणी में कौन सा आवर्त जो है अभी तक अधूरा है, यानी पूरा नहीं हुआ, तीसरा, प्रथम, छठा या सातवां। जी हाँ दोस्तों, राइट आंसर डी, सातवां आवर्त जो है वो अभी तक क्या है, अधूरा है। अगला क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारें निम्नलिखित में से क्या कहलाती है। आवर्त, समूह, कोश, इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक आवर्त सारणी की जो क्षैतिज कतारें हैं उन्हें आवर्त कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का आधार क्या था। तो जी हाँ, मेंडलीफ के आवर्त नियम में तत्व वर्गीकरण का जो आधार था वो क्या था, परमाणु द्रव्यमान को लेकर मेंडलीफ ने क्या किया था, वर्गीकरण किया था तत्वों का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक अक्रिय गैस है, कार्बन, हीलियम, चांदी या हाइड्रोजन। जी हाँ दोस्तों, तो यहाँ जो अक्रिय गैस है वो क्या है, हीलियम। तो इस प्रकार से आपने टोटल जो है कितने क्वेश्चनों को देखा, 94 क्वेश्चनों को देखा, जो कि एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीवीआई क्वेश्चन है। आप लोगों के लिए हम बहुत ही मेहनत कर रहे हैं जिससे कि आप लोग को पढ़ने में आसानी हो, क्वेश्चनों को याद करने में दिक्कत ना हो। तो यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो एक लाइक तो बनता है। हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सबके पास ये जानकारी पहुँच सके। तो चलिए इसी के साथ हम जो है अपने वीडियो को बंद करते हैं। जय हिंद।